हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, हमारे अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ देखने को मिलती है और वो है अर्बन फ्लडिंग। बाय 2050 इट इज एस्टिमेटेड कि वर्ल्ड की 68% पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन एरिया। बट द क्वेश्चन इज, द अर्बन एरिया हैव दैट पोटेंशियल, हैव दैट कैपेबिलिटी टू होल्ड सच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, आंसर एक्चुअली नो है, क्योंकि हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज नहीं है। तो आज हम इस अर्बनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन फ्लडिंग के बारे में जानेंगे, कैसे होता है, क्या कारण होते हैं और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है और ऐसी क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई अर्बन फ्लडिंग डे बाय डे क्रिटिकल प्रॉब्लम होती जा रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्बन फ्लडिंग की कंडीशन जो है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया बट इवन द मोस्ट पॉपुलर टावर आईफिल टावर, जो मोस्ट पॉपुलर सिटी पेरिस सिटी, वो भी ऐसी सिटीज हैं जिनके अंदर अर्बन फ्लडिंग अपने पीक और एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलती है। सो वी विल ट्राई टू नो कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रही है जो वर्ल्ड लेवल पे भी हम इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूंगा। ये वर्ल्ड मैप जो है वो आपको ये बताता है कि किस एरिया में किस इंटेंसिटी से अर्बन फ्लडिंग हुई है। अगर आप ये ब्लू डॉट देख पा रहे हो, तो इस ब्लू डॉट में जो स्मॉलर साइज ऑफ ब्लू डॉट्स हैं वो ये बताते हैं कि सिंस 1986 टू 2015 1 टू 11 के बीच में फ्लड कंडीशंस देखने को मिली। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी रही है। लार्जर जो ब्लॉक आप देख रहे हो उसमें 81 से लेके 200 से ज्यादा फ्लडिंग कंडीशंस देखने को मिली हैं। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जहां पे आपको अबंडेंट फ्लडिंग देखने को मिल रही है। और जो आपके व्हाइट कलर एरिया जो हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई फ्लड रिपोर्ट उस ड्यूरेशन में नहीं हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि देखिए, वर्ल्ड के मोस्टली एरियाज के अंदर आपको फ्लडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि आपका ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, और कुछ मैं बोलूंगा वार्म टेम्परेट एरिया, इनमें आपकी फ्लडिंग एक्सट्रीम देखने को मिलती है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अर्बन फ्लडिंग आखिर होती क्यों है, ऐसी क्या समस्याएं हैं अर्बन एरियाज की प्लानिंग के अंदर जिसकी वजह से हमें यहाँ फ्लडिंग देखने को मिलती है। तो देखिए यार, की चैलेंजेस पे अगर मैं बात करूं तो पहली चैलेंज आता है हमारे पास हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। देखो, होता क्या है, जो आपके इक्वेटोरियल एरिया या ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें हमारे पास मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर मैं देखूं, या कॉपिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की मैं बात करूं, तो उसमें मुझे एक पॉइंट नजर आता है कि ट्रॉपिकल एरियाज विंटर ड्राई होता है, समर वेट होती हैं। तो आइडियली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीजन के कुछ अराउंड 3 to 4 मंथ के अंदर ही इन कंट्रीज का 75% रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कंसंट्रेटेड है। आपके पूरे ईयर में जितना भी रेनफॉल हो रहा है, 3 to 4 मंथ के अंदर 75% रेनफॉल हो जाता है। अब इतना ज्यादा रेनफॉल अगर सिंपल इतने ड्यूरेशन में होगा तो वो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक सम एक्शन, वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, ताकि हम इसको हाई इंटेंसिटी रेनफॉल को बेसिकली मेंटेन कर सकें। आउट ऑफ द सडन अगर इतनी रेनफॉल होगी उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारे पास अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ चलती चली जाती है। देखिए, पहले अर्बन एरिया जो है उनके अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती थी। इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, पुश एंड पुल फैक्टर के माइग्रेशन की वजह से लगातार अर्बन एरिया एक्सपेंड होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अर्बन एरिया काफी एक्सपेंसिव है। दैट्स व्हाई प्लानिंग के हिसाब से एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता, अनप्लान्ड एक्सपेंशन देखने को मिलता है। एनी हाउ पीपल ट्राई टू मैनेज देयर हाउसेज ओवर द एरिया एंड दैट्स व्हाई वो एक्सपेंशन लगातार चलता चला जाता है, वो एक प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके अर्बन एरियाज हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम हुआ करता था जब आप पढ़ते थे कि बेटर ड्रेनेज सिस्टम है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे अर्बन एरियाज के अंदर आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट में भी बेटर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और उसका कारण एक्चुअली हमारी एक फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का एस्टिमेट ना कर पाना भी है। एक्चुअली हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो सिटीज हैं वो जब डेवलप होना स्टार्ट हुई, वी वर अनेबल टू एस्टिमेट कि इतने सारे लोग आके अर्बन एरियाज में रहेंगे और इतना ज्यादा प्रेशर जो है उस ड्रेनेज सिस्टम पे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई वो सिटी जो प्लान की गई वो एक लिमिट तक प्लान की गई। उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ड्रेनेज पाइप्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो इतनी हाईली पॉपुलेटेड हो चुकी हैं सिटीज कि वापस से हम उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी काफी पुअर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट कैसे, जैसे आपकी मोस्टली सिटीज के आसपास के एरियाज के अंदर जो हमारे पास वेटलैंड देखने को मिलते हैं,
तो हमारी जब सिटीज एक्सपेंड हुई तो हमने उन वेटलैंड को भी एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया। अब आप एक चीज सोचो, वेटलैंड बनता कैसे है सर? लो लाइंग एरिया होता है जहाँ पे आसपास का पानी आके इकट्ठा हो जाता है। अब हम उसको ही एनक्रोच करेंगे तो आइडियली वो लो लैंड के ऊपर तो आके पानी वैसे भी एक्यूमुलेट होना है आइडियली, एंड दैट्स व्हाई वहां पे वाटर एक्यूमुलेशन होता है, अबंडेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, एंड दैट्स बिकम द क्रिटिकल कंडीशन जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका चेंजिंग पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है रेनफॉल की इंटेंसिटी के साथ साथ में। चेंजिंग पैटर्न इन व्हाट सेंस? देखो, जो अर्बन एरियाज हैं दे आर बिकमिंग अर्बन हीट आइलैंड। कैसे? क्योंकि सर कॉन्क्रीट फ्लोर एरिया हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो कॉन्क्रीट फ्लोर एरियाज हैं इनकी वजह से अबंडेंट हीटिंग वहां देखने को मिलती है। हीटिंग की वजह से इवेपोरेशन होता है तो रेनफॉल भी उतना ही ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा रेनफॉल का जो पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। अब चेंज हो गया तो आइडियली वहां पे किसी टाइम अबंडेंट रेनफॉल होती है और किसी टाइम ड्राइनेस देखने को मिलती है। ये इनइक्वालिटी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है मतलब एक तो हमारे पास जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम रेगुलर कंडीशंस के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन फ्लड एक रेगुलर इवेंट नहीं है। जब स्टॉर्म आते हैं उस केस में हमारे पास फ्लडिंग देखने को मिलती है। तो आइडियली हमें एक्सेप्शनल केसेस के लिए भी हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का रेजिलियंस होना जरूरी है, उसके अंदर रेजिलियंट होना जरूरी है, बट आइडियली हम वो नहीं कर पाते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कई बार हाई इंटेंसिटी रेनफॉल सिस्टम को फेल कर देती है। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एनक्रोचमेंट अभी मैंने बात की कि यस जो हमारे पास वेटलैंड है उसको एनक्रोच कर रहे हैं, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट ये भी होती है कि हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है वो हमें अर्बन एरियाज के अंदर हमारे फ्लडिंग पाइप्स के थ्रू देखने को मिलता है, हमारे जो ड्रेनेज पाइप्स हैं उनके थ्रू देखने को मिलता है। अब जब वेस्ट आपके पाइप को चोक कर देगा तो अनफॉर्चुनेटली आपका वाटर इजीली ड्रेन नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जब आपका वाटर ड्रेन नहीं हो पाता है तो वाटर ओवर फ्लडिंग करता है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रीट्स और द रोड्स ऑफ द सिटी। ये हमें प्रॉब्लम नजर आती है। फिर हमारे पास क्लाइमेट चेंज भी एक काफी बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एक्सपेंशन आपका सी लेवल राइज करता है। नाउ यू नो वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द हमारी पोर्ट सिटीज हैं वो तो लो लाइंग एरिया के अंदर है। इफ द सी लेवल विल राइज देन ऑटोमेटिकली दोज सिटीज विल बी सबडक्टेड अंडर वाटर, दे विल बी सबज्यूम्ड अंडर वाटर। वो हमें पोजीशन देखने को मिलेगी, दे विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो सबमर्जेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हमारे पास उसके साथ साथ में जब साइक्लोन आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम को डबल कर देता है। तो साइक्लोनिक प्लस में हमारी हीटिंग की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीजों को। एंड देन डैम मैनेजमेंट। देखिए, वाटर एक एसेंशियल सोर्स है हमारी लाइफ के लिए। एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर भी काफी ज्यादा होता है और बहुत सारे एरियाज में होता है, एंड दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर के लिए हम बहुत सारा वाटर स्टोर भी करते हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स अकरिंग जब हम डैम को एक परमिशेबल लिमिट से ज्यादा वाटर स्टोर करने लग जाए। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास डैम है एंड रेनफॉल मॉनसून सीजन इज अबाउट टू हैपन। तो गवर्नमेंट यूज्ड टू बी इन डिलेमा कि जो आपका डैम की कैपेसिटी है उसको हम कितना परसेंट रखें, क्या हम 80-90% इसको फुल करके रखें? अनफॉर्चुनेटली अगर रेनफॉल नहीं हो पाया तो एटलीस्ट हम यहाँ से पानी को यूज कर पाएंगे। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है अगर आपने इतनी कैपेसिटी तक डैम के अंदर पानी भर के रखा है और अगर रेनफॉल ज्यादा हो गया तो ओवर फ्लडिंग वहां भी देखने को मिलेगी। तो हम अपने ग्रिडीनेस की वजह से और इवन जो बेसिकली एक स्ट्रेंज बिहेवियर क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से डैम मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिसमैनेज्ड वाटर रिलीज होता है और आपके जो डैम के आसपास के एरियाज उसमें फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। तो दीज आर द क्रिटिकल प्रॉब्लम। अब आइडियली क्या हुआ है, एंशियंट टाइम से ही हम देखेंगे कि इंडिया की जो सिटीज हैं उनके आसपास के एरियाज के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में, इंडिया की जो सिटीज हैं उनके आसपास के एरियाज के अंदर काफी ज्यादा नंबर में डैम्स बने हुए हैं। क्योंकि आइडियली पहले सिटी के अंदर जो वाटर सप्लाई था इट वाज एंश्योर्ड बाय द डैम्स। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वो डैम्स जो हैं वो अपनी एक तो ओल्डर एज पे पहुंच चुके हैं और दूसरा सिटीज की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नाउ दोज डैम्स वर अनेबल टू बेसिकली फुलफिल द नीड्स ऑफ द सिटी पीपल, एंड दैट्स व्हाई उसकी कैपेसिटी को हम ओवर कैपेसिटी तक यूज करते हैं जो फ्लडिंग का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अब सवाल ये कि सर ये जो फ्लडिंग वाला पार्ट है इसकी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है इंडिया के अंदर? एक्चुअली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम।
उसको मेंटेन करना इनका काम है। फिर आता है हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन। ऐसा नहीं है कि सेंटर का कुछ है नहीं, सेंट्रल वाटर कमीशन आता है। ये क्या करता है, ये कंपाइल करता है स्टेट वाइज आपके डेटा का कि फ्लड की वजह से किन किन एरियाज, स्टेट्स, यूटीज के अंदर डैमेज देखने को मिला। क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या एक्सपीरियंस टेल्स अस अ लॉट, एक्सपीरियंस टीचेस अस अ लॉट। तो एक्सपीरियंस अगर हमें बहुत कुछ बता सकता है तो आइडियली इस एक्सपीरियंस से, डेटा कलेक्शन से हमें ये पता लगता है कि इतने एरिया में इस हिसाब से फ्लडिंग देखने को मिलती है और ये फ्लडिंग जो है हम बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं, इस फ्लडिंग को हम किसी तरीके से रोक सकते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली क्या स्टेप्स लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले वो तो सोल्यूशन हो कि हमारे पास ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो पानी एक्चुअली क्या हुआ है, सिटीज जो है कंक्रीट फ्लोर्ड है, रेनफॉल होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ग्राउंड वाटर लगातार कम होता चला जाएगा क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो फ्लडिंग कॉज कर रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। ये एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है। इसमें मास्टर प्लान आता है फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, 2020 में प्लान आया था, जिसमें क्या करना था, 1.42 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने थे जिनका पोटेंशियल लगभग होगा 185 बीसीएम वाटर जो है वो हार्नेस हम वहां से कर पाएंगे। तो इससे हमारे पास वाटर रिचार्ज, उसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू, हमारे पास यहाँ पे ये जो मास्टर प्लान है ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा। तो फ्लडिंग भी ट्रीट हो गई और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। फिर आता है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान, ये जो जल शक्ति अभियान है इसके अंदर क्या हुआ है, जो मॉनसूनल रेनफॉल है इसको बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जाएंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट और एफोरेस्टेशन पे फोकस किया जाएगा। 2023 के लिए जल शक्ति अभियान की थीम रखी तो सोर्स सस्टेनेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, की ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी सोर्सेज होंगे उनको सस्टेनेबल हमें बनाना है। फिर हमारे पास एक अमृत सरोवर मिशन आता है जिसके अंदर क्या किया गया, डेवलपमेंट की गई 75 वाटर बॉडीज की अंडर ईच डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो हमने सेलिब्रेट किया, ताकि क्या हो सके, जैसे पहले लोकल जो हमारे पास जोहड़ बनते थे, बावली बनती थी, ये सब क्या है वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट थे, लेकिन इस वाटर कंजर्वेशन से इवन अर्बन फ्लडिंग को भी ट्रीट किया जा सकता है। तो दैट इज द एक्चुअल फोकस एरिया जिसपे हमें काम करना है, राइट। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऐसे भी चलाए गए हैं जैसे अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये एक डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट है, कम्युनिटी ड्रिवन एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया जाएगा, ठीक है ना, आपके क्रॉप पैटर्न को शिफ्ट करने पे फोकस किया जाएगा, मल्चिंग पे फोकस किया जाएगा। एनी हाउ वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। ऐसी अमृत 2.0 स्कीम लेके आए थे हम, जिसके अंदर क्या किया गया, जो हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर हैं उनको ड्रेनेज से बेसिकली पास आउट इजीली करवाया जा सके। उसके लिए क्या होगा, हमारा बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए कि लोकल एरियाज में कुछ कुछ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज, दैट इज व्हाट एक्चुअली इट इज, कि हम 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने बाय लॉ इस चीज को बेसिकली प्रमोट किया था, ठीक है ना, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो जरूरी है। जब भी हम 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर प्लॉटिंग अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इतने एरिया पे, कुछ स्मॉल एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। तो आइडियली जैसे हम रूफ टॉप सोलर पे फोकस कर रहे हैं ना, वैसा ही फोकस हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे था। अगर हम इसको ग्रास रूट तक इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो डेफिनेटली अर्बन फ्लडिंग को हम प्रिवेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है हमारे पास, वो क्या क्या इंपैक्ट देती है, क्या क्या इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है। तो इसमें आता है आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें CGW की तरफ से 176 स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। दूसरा, ब्रिज कम भंडारा, ये क्या है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वारधा में, अमरावती के अंदर, यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस किया गया था। ऐसे ही राजस्थान के अंदर हमारे पास रिचार्ज प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए, चाहे वो जैसलमेर हो, सीकर हो, जोधपुर हो, क्योंकि इन एरियाज के अंदर क्या होता है, वाटर जब फॉल डाउन होता है, कभी फ्लडिंग कंडीशन देखने को मिलती है, तो सैंड के साथ मिक्स होकर, सॉइल के साथ मिक्स होकर वाटर सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। तो वहां पे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत जरूरी है, जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाएंगे और उल्टा हमारे पास अर्बन फ्लडिंग ट्रीट भी होगी।
अब कुछ यूनिक चैलेंजेस हैं कि मतलब सर सभी प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिल रही हैं उनमें हम कुछ कुछ सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस जिस पे हमें 100% काम करना ही चाहिए? तो एक तो है हमारे पास भाई इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पैक्ट जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, इस पे हमें काम करना चाहिए। देखो क्या होता है, जब भी अर्बन फ्लडिंग होगी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है ना? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा आपके लोकल या नेशनल या ग्लोबल जो इकोनॉमीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है ना? तो हमें आइडियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, लैक ऑफ इंफ्रा की वजह से इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखने को मिलता है उसको हमें आइडियली ट्रीट करना चाहिए। दूसरा एनवायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज। देखिए वाटर, एक तो जब वाटर लॉगिंग होना स्टार्ट होती है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, तो वो हमारे लिए वैसे भी हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो यस, क्योंकि भाई ड्रेनेज सिस्टम से पानी आ रहा है। दूसरा उसके ऊपर आपके अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वो सब ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे डिजीज स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। तो देखो अर्बन एरियाज में पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी सीवियर इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। तो आइडियली ये दो ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमें डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लेके काम करना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज ये हो सकता है, राइट? इस टॉपिक के ऊपर आपको आइडियली एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है अर्बन एरिया की प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आप इसको पढ़ें, इस पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर लें ताकि आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है आप इजीली उसको लिख सकते हो। एंड दिस इज माय इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी हियर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, डाउट्स, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, सी यू।